बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 14 जो वीक 10 का है, जो चैप्टर 3 के लास्ट इन टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर एजेंडे को आइए देखते हैं। आज का जो लेक्चर एजेंडा है उसमें सबसे पहले जो है हमने ऑपरेटर इन सी, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटर्स के जो हैं वो एक पार्ट पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किया था। इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं फर्स्ट पार्ट में टास्क में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे टास्क में उसी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के जो हैं दो और टाइप्स डिस्कस करेंगे, रिलेशन ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन और काफ़ी डिटेल से है, इसलिए ये अलग अलग टास्क में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद थर्ड टास्क में हमने लॉजिकल ऑपरेटर का फिफ्थ जो लास्ट पार्ट है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसकी डेफिनेशन, वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर कौन से इस्तेमाल होते हैं, एंड और नॉट, इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। फिर उसके बाद जो चौथा टास्क है उसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ना है कि कंडीशन ऑपरेटर क्या है, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें इस टास्क में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट टास्क है उसको हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी एक्सप्रेशन जो है, ये आपको अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो एवेल्यूएट किया जाएगा, उसमें प्रायोरिटी देखी जाएगी। उस प्रायोरिटी को इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप प्रोग्राम के अंदर जो है पहले से एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं इसको इक्वल साइन बोलते हैं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यानी प्रोसेस ऑफ असाइनिंग दिस वैल्यू टू अ वेरिएबल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। रन करने से पहले पहले से एक वैल्यू अगर किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा उसका वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होगा और वैल्यू और एक्सप्रेशन हमेशा राइट साइड पे होगा। अब उसके बाद इसके तीन मुख्तलिफ असाइनमेंट ऑपरेटर को तीन टाइप्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, वो क्या है वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है दूसरा, और तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ताकि जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अलग से ऑपरेटर डिफाइन होगा, इंशाल्लाह वहां पर आपको समझ आ जाएगी। अब उसके बाद सबसे पहले देखें असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक असाइनमेंट कौन सा है? बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर के जो डिनोटेड साइन होते हैं वो इक्वल लिखना होता है, सिर्फ सिंगल इक्वल, जिसके जरिए आप क्या करते हो, कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन जो है आप वेरिएबल को असाइन करते हो। जिसका सिंटेक्स आपने कैसे लिखना होगा, जनरल फॉर्म। सबसे पहले आपने वेरिएबल लिखना है, फिर इज इक्वल टू साइन लगाना है, और फिर एक्सप्रेशन लिखना है। जैसे आगे इंशाल्लाह एग्जाम्पल भी आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखी हुई है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा ए प्लस बी, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये हमेशा राइट साइड पे होगा। सम जो है ये वेरिएबल है, और इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यानी इन दो की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उस वैल्यू को फिर सम में स्टोर करेगा। इस टाइप को सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। एक तो कंसेप्ट ये एक्सप्रेशन का आ गया। एक सिंपल वैल्यू, जैसे मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 10, तो ये सिंपल वैल्यू, यानी आप एक वैल्यू को पहले से इस वेरिएबल में असाइन करते हो, तो ये वैल्यू कहलाएगा। तो वैल्यू एक्सप्रेशन दोनों हो सकते हैं। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जो इक्वल साइन से पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल हो जाए। अरिथमेटिक ऑपरेटर के जो सिंबल हैं वो इक्वल ऑपरेटर से पहले आ जाए, इस स्टेटमेंट को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। यानी मैं लिखता हूं ना, प्लस पहले लिख लूं और उसके बाद इक्वल लिख लूं, माइनस पहले लिख लूं उसके बाद इक्वल लिख लूं, मल्टीप्लाई पहले लिख लूं। यानी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, पांच हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस रिमाइंडर यानी परसेंटेज, ये सारे इस तरह लिख दूं, तो इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसलिए सपोज ओपी जो है ये ऑपरेशन है, इस अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है। देन द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैज द फॉलोइंग जनरल फॉर्म। उसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, वेरिएबल लिखना है,
फिर ओपी मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, फिर असाइनमेंट ओपी मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करना है, और इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले जो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होता है, इस ऑपरेटर को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कहा जाता है। फिर उसके बाद सिंपल एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो हम इसको इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड देन यूज एक्सप्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये ऊपर वाला टास्क आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यानी सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। इस ये वाला जो सेकंड सिंटेक्स है, इसको अगर मैं ऊपर वाले सिंटेक्स के साथ लिखूं तो कैसे लिखूंगा? तो देखिए यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर रिटन इन अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे लिखेंगे? तो देखिए सम, ये जो प्लस है ये वाला, ये पहले आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, और एन आ जाएगा। तो ये और ये जो टास्क है ये बिल्कुल सेम लिख सकते हैं। ऊपर वाला टास्क लिखें या नीचे वाला टास्क लिखें, दोनों बिल्कुल सेम काम करते हैं। अब समझते हैं और एग्जांपल्स को। जैसे सम माइनस इक्वल टू एन, तो ये इक्विवेलेंट किसके है? सम इज इक्वल टू सम माइनस एन। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एन इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एन। इसी तरह a डिवाइडेड बाई इक्वल टू b, इट इज इक्विवेलेंट टू a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। इस तरह a मॉडुलस इक्वल टू b, इट इज इक्विवेलेंट टू a इज इक्वल टू a मॉडुलस b। इस टाइप के ऑपरेटर को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये ऑपरेटर्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो अगले जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये ऑपरेटर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। रिलेशन ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर से क्या मुराद है? तो रिलेशन ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है सेम टाइप की, यानी इंट हो, इंट दोनों जो वैल्यूज हो वो इंटीजर से हो, दोनों जो वैल्यूज हो वो फ्लोट से हो, दोनों जो वैल्यूज हो वो करेक्टर से हो। यानी जो सेम टाइप होगी उसी टाइप की दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, और इसमें डिसीजन जो है बेस्ड ऑन कंडीशन होगा। यानी वो कंडीशन की बेस पे डिसीजन लिया जाएगा, और उसमें जो भी रिजल्ट ट्रू होगा तो वो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और जो रिजल्ट फॉल्स होगा वो फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। यानी इट्स बेसिकली द रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज इन प्रोग्रामिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। जब आप किसी कंडीशन पे बेस बना के डिसीजन करते हो कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए जो ऑपरेटर बेसिकली इस्तेमाल होता है उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कंपेयर टू वैल्यूज है या टू ऑपरेंड्स भी आप कह सकते हैं। तो उसकी थोड़ी सी एग्जांपल समझते हैं। उसके सिंबल्स कौन से डिनोटेड सिंबल्स, पहले वो देखते हैं। तो देखें ऑपरेटर डेफिनेशंस में जो है, दैट इज द सिंबल विच इज कॉल्ड डबल इक्वल। इसको इक्विवेलेंट टू कहा जाता है। तो एक आप लोगों ने पहले पढ़ा वो है a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 10। अब ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मीन्स जिसमें सिंगल इक्वल साइन आ जाए। अब ये कंपेयर नहीं कर रहा है, इसमें ये जो 10 की वैल्यू है ये a के वेरिएबल में स्टोर हो रही है, असाइन हो रही है। अब याद रखिए जब भी डबल इक्वल आएगा तो डबल इक्वल मीन्स कि आप पहले वैल्यू को दूसरे वैल्यू के कंपेयर कर रहे हो, यानी क्या पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर है, तो ये कंपेयर हो रहा है। और जब कंपेयर होगा तो मीन्स वो कंडीशन चेक हो रही है कि आइदर द रिजल्ट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। इट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल के लिए ये सिंबल ड्रॉ करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू लिखना है, लेस साइन दैट इज लेस देन, दैट इज ग्रेटर साइन आपने ये यूज करना है, और लेस और इक्वल साइन, और ग्रेटर और इक्वल, यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो वैल्यूज के दरमियान जो है ये साइन आने चाहिए, ताकि वो उस पर डिसीजन ले सके और उसके मुताबिक उस टास्क को सॉल्व कर सके। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करनी है। तो फॉलोइंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशन ऑपरेटर्स आर, नंबर 1 आप ऐसे लिखेंगे सी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर हो या बराबर हो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो सी के, यानी ए की वैल्यू जो भी होगी बी की वैल्यू जो भी होगी, अगर दोनों को एवुलेट किया जाए और उससे वैल्यू सी के बराबर हो जाए, सी की भी आपने कोई वैल्यू ली हुई है,
तो अगर ये बराबर हो जाए तो इससे कंडीशन या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसी तरह x इज लेस देन 5.3, अब ये जो x की वैल्यू होगी ये फ्लोट में होनी चाहिए तभी कंपेयर होगी, इसलिए पहले जिक्र कर दिया कि जो वैल्यूज कंपेयर होंगी वो सेम टाइप की होनी चाहिए। इस तरह n इज इक्वल टू 20, n की कोई भी वैल्यू आप यूजर से लेंगे या पहले से साइन की हुई है तो वो कंपेयर करेगा क्या ये n की जो वैल्यू होगी वो 20 के बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। काउंट एक वेरिएबल है विच इज नॉट इक्वल टू 10, तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो 10 के कंसिडर जो है क्या वो नॉट इक्वल टू 10 है कि नहीं है, तो ये भी कंडीशन है ट्रू होगा या फॉल्स होगा रिजल्ट आपको। तो दो ऑपरेंड्स पे जब कंपैरिजन होगी तो उसके लिए आपको ये रिलेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करने होते हैं। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है बेसिकली जो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 होगा उसमें ज़्यादातर हम लूप्स इस्तेमाल करेंगे, तो लूप्स में जो है फिर हमें इस ऑपरेटर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये बेसिक है, इसको सीखना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, इट इज़ बेसिकली डिनोटेड एज प्लस प्लस, एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर दैट इज डिनोटेड माइनस माइनस। यानी इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये उस वैल्यू वेरिएबल जो जिसके साथ सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है वो बाय वन इंक्रीमेंट करेगा। यानी जो वेरिएबल होगा फॉर एग्जांपल n है, एक वेरिएबल है उसके साथ प्लस प्लस यूज किया, तो मीन्स इससे मुराद ये होता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू n इज इक्वल टू n प्लस वन, यानी वो वेरिएबल जो इंक्रीमेंट करेगा वन के साथ दैट विल बी कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस से होता है, यानी वो बाय वन वैल्यू जो है वो कम करेगा, उसके लिए जो डिनोटेड सिंबल इस्तेमाल होता है उसको माइनस माइनस कहा जाता है। अब उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल जो प्लस प्लस एन है इसको कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आर बोथ इक्विवेलेंट टू n इज इक्वल टू n प्लस वन। याद रखिए जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक को यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है, एक को बाइनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। यूनरी मींस के वन के साथ, यानी वो जो ऑपरेटर होगा यानी सिंबल होगा वो एक वेरिएबल से डिनोटेड होगा, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्लस प्लस एन हो या एन प्लस प्लस। अब इसमें पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दोनों डिफरेंट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर is written before the variable it is known as prefix। prefix means पहले से, ठीक है, यानी आपके जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पहले आ जाए वेरिएबल से पहले, और पोस्ट फिक्स वो होता है कि जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल के बाद आ जाए, दैट इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल इट इज नोन एज पोस्ट फिक्स। अब अगर यूनरी है मींस वन वेरिएबल इज यूज विद दैट ऑपरेटर, तो याद रखिए चाहे वो प्लस प्लस एन हो या एन प्लस प्लस हो, दोनों सिचुएशन में वो इक्विवेलेंट एन इज इक्वल टू एन प्लस वन के बराबर होगा, सिवाय एक सिचुएशन में जब आप प्रिंट एफ यूज करोगे, व्हेन यू आर यूजिंग प्रिंट एफ स्टेटमेंट, तो प्रिंट एफ में याद रखिए प्लस प्लस एन और एन प्लस प्लस डिफरेंट कंसिडर होंगे। यानी क्या मुराद है, अगर वो प्रीफिक्स होगा और आपने यूज किया प्रिंट एफ के अंदर जो है वो साथ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं प्रिंट एफ, यू कैन यूज अ प्रिंट एफ स्टेटमेंट, ठीक है, आप प्रिंट एफ यूज कर लें द स्टेटमेंट। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर दो डबल कोट्स और यहाँ परसेंट डी लिखा, ठीक है, फॉर एग्जांपल परसेंट डी, और जस्ट मैंने यूज किया एन प्लस प्लस, एक मैंने ये लिखा, इनकी कोई भी वैल्यू मैंने कॉल की, और एक प्रिंट एफ आपने यूज किया जिसमें आपने प्लस प्लस एन यूज किया, और फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू आपने दी है वो है 10,
अब याद रखिए ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्ट आएगा प्रिंट एफ में, तो यहाँ पर डायरेक्टली 10 वैल्यू प्रिंट होगी चूंकि ये पोस्ट फिक्स है, और प्रिंट एफ में सबसे पहले वेरिएबल को रीड किया जाएगा, और वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू 10 है, यानी जो भी वैल्यू यहाँ फॉर एग्जांपल 10 है, तो वो 10 आके स्पेसिफायर में स्टोर होगी। बाद में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। चूंकि पोस्ट फिक्स में याद रखिए जब प्रिंट एफ सिचुएशन होगी तो n की वैल्यू अगर पोस्ट फिक्स है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट होगी। तो अब n में फिर 10 नहीं होगी, n में 11 होगा, लेकिन ये जब रिजल्ट डिस्प्ले करेगा तो आपको 10 ही डिस्प्ले करेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल दो प्रिंट एफ लिखे और उसके नीचे दोबारा अब ये लिखा, तो देखें 11 ऑलरेडी n हो चुका है, प्लस प्लस जब आ जाएगा तो ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, ये है प्री फिक्स। ये पहले वैल्यू की n की जो वैल्यू है वो बढ़ाएगा बाय 1, उसके बाद n की वैल्यू स्पेसिफायर %d में स्टोर होगी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर n फॉर एग्जांपल 10 के बाद यहाँ 11 हो गया, तो 11 के बाद फिर एक और इंक्रीमेंट आएगा तो n की वैल्यू 11 फिर नहीं डिस्प्ले करेगा, बल्कि n की वैल्यू आपको 12 डिस्प्ले कर देगा। सो याद रखिए प्रिंट एफ सिचुएशन में फिर आपकी प्लस प्लस n और n प्लस प्लस जो है वो डिफरेंट वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। दैट इज द टास्क। अच्छा यहाँ पर इन सर्टेन सिचुएशन देखें, यहाँ लिखा भी हुआ है प्लस प्लस n और n प्लस प्लस हैव डिफरेंट इफेक्ट्स। This is because plus plus n increment n before using its value, whereas n plus plus increment n after it is used. तो दोनों सिचुएशन में फिर वो वैल्यू डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज n हैज वैल्यू 3, सो द स्टेटमेंट a इज इक्वल टू प्लस प्लस n। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो यूनरी ऑपरेटर है प्लस प्लस एन, अब तुम उस वैल्यू को असाइन कर रहे हो ए को, तो याद रखिए ये यूनियन ऑपरेटर अब बाइनरी ऑपरेटर रिप्रेजेंट होगा, यानी आप उस यूनियन ऑपरेटर की वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। अब ऐसी सिचुएशन हो जहां पर प्लस प्लस एन या एन प्लस प्लस ये दोनों डिफरेंट इफेक्ट परफॉर्म करेंगे, यानी याद रखिए अगर प्रीफिक्स है प्लस प्लस एन है तो ऐसी सिचुएशन में ये दो स्टेप्स फॉलो करेगा। सबसे पहले n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी विच इज कॉल्ड n इज इक्वल टू n प्लस 1, ये आएगी वैल्यू। उसके बाद जो है वो दूसरे स्टेप में क्या होगी, n की जो भी वैल्यू आ जाएगी उसके बाद वो असाइन हो जाएगी a को, ये ऐसी सिचुएशन रिजल्ट आएगा। तो अगर a की वैल्यू आप प्रिंट करोगे तो वो डिफरेंट होगी। अब यहां पर अगर हम देखें दूसरे में पोस्ट फिक्स ऑपरेटर में n प्लस प्लस में, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले a की जो n की जो वैल्यू होगी वो a को असाइन होगी, उसके बाद n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी विच इज n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो इस सिचुएशन में देखें दोनों का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। अब यहां पर जो है सेम रूल अगर आप प्लस माइनस माइनस के लिए भी अप्लाई करोगे तो सेम उसी तरह रिजल्ट आपको देगा जैसे प्लस प्लस देता है। वहां डिक्रीमेंट होगा, यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है, बस सिर्फ ये फर्क होगा। आपका रिजल्ट इस तरह डिस्प्ले होगा। इसको जरा प्रैक्टिस कर लें, आप खुद से एक आउटपुट वैल्यू ले लें और उसके मुताबिक उसको डिस्प्ले करें कि आपको रिजल्ट क्या आता है। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर। अक्सर क्वेश्चन आता है पेपर में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस जो ऑपरेटर में से, जैसे लॉजिकल और ऑपरेटर्स में जो है ये क्या है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर जो है ये इस्तेमाल होता है जब आप कंपाउंड कंडीशन यूज करते हो। जस्ट लाइक लॉजिकल एंड ऑपरेटर, वहां भी दो कंडीशन जिस तरह कंपेयर हुए, इस तरह और ऑपरेटर में दो कंडीशन जो है वो कंपेयर होंगे। One relational expression is to the left
एंड अदर टू द राइट ऑफ द और ऑपरेटर। ठीक है, एक कंडीशन आ जाएगी रिलेशनल, फिर और का सिंबल आएगा, ये जो आपको पाइप साइन नजर आ रहा है, दो पाइप साइन, इसको और ऑपरेटर कहा जाता है। अब इस और ऑपरेटर में क्या है कि अगर कंपाउंड कंडीशन ट्रू हो जाए, इफ आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू और बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो इस सिचुएशन में दोनों ट्रू होंगे। यानी फॉर एग्जांपल दो कंडीशन है, उसमें एक ट्रू हो जाए, मैं यहाँ ट्रुथ टेबल आपको बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाए, फिर और जो है उसके बाद दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाए, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ट्रू हो गई और फॉर एग्जांपल दूसरी कंडीशन फॉल्स भी हो जाए, तब बी कंडीशन आपका ट्रू होगा, चूंकि और है ये आपका या ये, तो इसमें एक चूज करना है। तो बेशक एक फॉल्स हो जाए एक ट्रू हो जाए, या ये पहला वाला फॉल्स हो जाए दूसरा ट्रू हो जाए, तब बी कंसिडर जो है वो ट्रू होगा, एक्सेप्ट व्हेन बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स। यानी उन सिचुएशन में फॉल्स होगा और ऑपरेटर जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, तब आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स कंसिडर होगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपने ये देखना होता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। एंड में उसका उलट, एंड में सिर्फ जो ट्रू है वो ट्रू होंगे, चाहे ट्रू फॉल्स है वो भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू है वो भी फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स होगा तो वो भी फॉल्स, एक्सेप्ट ओनली व्हेन द बोथ कंडीशन आर ट्रू। एंड ऑपरेटर की बात करो, अब एक सेंटेक्स कैसे लिखे होंगे, सेम एक्सप्रेशन वन, दो पाइप साइन और ऑपरेटर के, फिर एक्सप्रेशन टू, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर कंसिडर होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ए इज लेस और इक्वल टू 10, फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, और b इज ग्रेटर और इक्वल टू 8। इसी तरह ये एग्जांपल जो है, a इज ग्रेटर देन b और c इज इक्वल टू 15, दोनों कंडीशन ट्रू हो या इसमें एक भी ट्रू हो जाए, तब भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी। जिस तरह n इज लेस देन 10 और n इज ग्रेटर देन 25, इसमें एक भी ट्रू हो जाए कंसिडर ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आइए नॉट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है ये क्या है, तो नॉट ऑपरेटर इज यूज विद अ सिंगल एक्सप्रेशन, यानी वो सिर्फ एक सिंगल कंडीशन के साथ मैच को चेक करेगा। वहां तो दो कंडीशन थे, एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू, तो दोनों कंडीशन के दरमियान में एक लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ। नॉट में ये है कि वो सिंगल कंडीशन के साथ इस्तेमाल होता, और उसमें जो ट्रू होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन में अगर फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो, तो आपका रिजल्ट फॉल्स होगा, इनवर्स होगा। इट इज बेसिकली इनवर्स, रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन, यानी ट्रू कैन बी कंसिडर्ड फॉल्स एंड फॉल्स कैन बी कंसिडर्ड ट्रू, दैट इज कॉल्ड नॉट ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉट ए इज लेस देन बी, तो नॉट ए इज लेस देन बी। अब देखिए यहाँ सिंटेक्स है नॉट एक्सप्रेशन वन, ओनली वन एक्सप्रेशन कैन बी यूज इन अ नॉट ऑपरेटर, ये जहन में रखें। अगर ये a लेस देन b ट्रू हो जाए, is not less than b, in other words the condition will be true if a is greater than or equal to b. The same condition can also be written as given below, which is easy to understand. A is greater or equal to b, यानी a is less than b से क्या मुराद है, a is greater or equal to b, यानी अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो नॉट क्या करेगा, उसको फॉल्स कंसिडर करेगा, और अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो नॉट उसको ट्रू कंसिडर करेगा। तो चाहे नॉट ए इज लेस देन बी लिखें तो ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी लिखें, तो वो वैसी कंडीशन आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, उसके उलट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जो हमारा फोर्थ टास्क है, विच इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन जिससे पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर है। डिसीजन मेकिंग से मुराद ये कि ये बेस करता है कंडीशन पे, यानी यहाँ पर आपने कंडीशन बेस करनी है,
और उसके मुताबिक या एक्सप्रेशन 1 सॉल्व करेगा या एक्सप्रेशन 2 को सॉल्व करेगा। दिस इसका जनरल सिंटेक्स है। कंडीशन लिखना है जिसमें पैरेंथेसिस में बंद होगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन 1 आएगा, उसके बाद एक्सप्रेशन 2। एक चीज याद रखें, कंडीशन जो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, टर्नरी मींस 3, इट इज मींस 3, यानी 3 ऑपरेंड्स इसमें इस्तेमाल होंगे। इट्स मीन 3 ऑपरेंड्स इसमें यूज होंगे। अब 3 ऑपरेंड्स कौन से? दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ऑपरेंड, फिर एक्सप्रेशन 1 सेकंड ऑपरेंड, एक्सप्रेशन 2 थर्ड ऑपरेंड। इसलिए 3 ऑपरेंड्स इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो यहां लिखा हुआ है when this statement is executed means the condition is executed, जब ये जो स्टेटमेंट पूरी, इसको पूरी स्टेटमेंट कहा जाता है, दैट इज ऑल कॉल्ड स्टेटमेंट। जब ये कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले कंडीशन एवेलुएट होगी, ये वाली, दिस कंडीशन कैन बी चेक्ड इफ इट इज ट्रू। सो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके बाद का जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू स्टेटमेंट होता है, यानी कंडीशन के बाद डायरेक्टली वो ट्रू स्टेटमेंट की तरफ आएगा, विच इज एक्सप्रेशन 1। तो द ट्रू एक्सप्रेशन 1 कैन बी एग्जीक्यूटेड, बट इफ इट इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये एक्सप्रेशन 1 जो ट्रू है इसको स्किप करेगा और डायरेक्टली जंप करके एक्सप्रेशन 2 की तरफ आएगा, और एक्सप्रेशन 2 का जो रिजल्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। So यहाँ लिखा हुआ है if it is false the conditional expression takes on the value of expression 2, डायरेक्टली वो एक्सप्रेशन 2 की तरफ आएगा, ना कि एक्सप्रेशन 1 की तरफ। So the entire condition expression takes on a value and can therefore be used as an assignment statement, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है a is equal to k is greater than 15 question mark x multiply y colon और x plus y। ये जो कॉलन नजर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद की जो एक्सप्रेशन होगी उसको हम ट्रू कंसिडर करेंगे, और ये जो कॉलन आपको नजर आ रहा है दो डॉट्स, इसको हम एल्स पार्ट बोलते हैं, यानी फॉल्स पार्ट, ठीक है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट एज फॉल्स पार्ट। तो फॉल्स पार्ट में ये एक्सप्रेशन फॉल्स पार्ट के x प्लस वाई, तो ये कॉलन ट्रू और फॉल्स को सेपरेट करने के लिए है कि ये पहली एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है और जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वो जो वैल्यू होगी, कोई भी जो ट्रू होगी, वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर में जो है वो क्या होगी, टेक ऑन अ वैल्यू एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड इन द असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर वो वैल्यू जो है उस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जो यहाँ पर a कंसिडर है। तो x मल्टीप्लाई वाई अगर ट्रू हुआ तो इसका जो रिजल्ट आएगा, वैल्यू आएगी, वो इस a में स्टोर हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स होगी तो x प्लस वाई का जो रिजल्ट होगा उसको एवेल्युएट करके आपकी वैल्यू जो है वो a असाइनमेंट ऑपरेटर में स्टोर हो जाएगी। एग्जांपल समझते हैं उसके लिए। सो दिस स्टेटमेंट विल असाइन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y टू द वेरिएबल a। तो वो मैंने आपको बता दिया, अगर प्रोडक्ट यानी ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो असाइनमेंट ए में स्टोर हो जाएगा, और अगर आपके x प्लस वाई जो है वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पे आ जाए तो वो आपके जो है वो ए में स्टोर कर देगा, ठीक है। अदरवाइज ए विल बी असाइंड द सम ऑफ x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई आपको सम नजर आ रहा है वो उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग इफ एल्स स्टेटमेंट। याद रखें जो टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर हमेशा जो है ये बराबर सिमिलर बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम करता है, जो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। तो इफ एल्स कैसे लिखेंगे? अगर आपको ये कंडीशन स्टेटमेंट दी है और आपको कहा जाए कि सिर्फ इस स्टेटमेंट को आप इफ एल्स में लिखो, यानी आपको ये पूरी स्टेटमेंट दी है, दिस स्टेटमेंट कैन गिवन इन अ क्वेश्चन, आपको कहा जाए कि इसको जस्ट इफ एल्स में लिखो। व्हाई? बिकॉज दिस टर्नरी ऑपरेटर इज सिमिलर टू इफ एल्स।
इफ एल्स में कैसे लिखोगे, तो आपने इफ लिखना है स्मॉलर में, ये जो कंडीशन होगी इफ के साथ कंडीशन आती है तो आपने यही कंडीशन एज इट इज लिखनी है। फिर x मल्टीप्लाई वाई ये ट्रू स्टेटमेंट होता है, तो वो आपने ये जो असाइनमेंट a इज इक्वल टू स्टार्ट में आता है बेसिकली ये दोनों के साथ है, ये एक्सप्रेशन 1 के साथ भी a इज इक्वल टू आएगा और एक्सप्रेशन 2 के साथ भी a इज इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 जो है x मल्टीप्लाई वाई है और यहाँ पर एक्सप्रेशन 2 जो है वो x प्लस वाई है। तो देखें जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वो a इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई लिखना होगा, और ये जो कॉलन आपको दो कॉलन नजर आ रहे हैं इसको एल्स पार्ट कहा जाता है, इसलिए कहते हैं इफ एल्स। तो इफ के बाद का जो स्टेटमेंट की बाद की जो स्टेटमेंट होती है उसको ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं, और एल्स के बाद की जो स्टेटमेंट होती है उसको फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कॉलन की जगह आप एल्स लिख लोगे स्मॉलर में और उसके बाद आप a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सिंपल ये एक्सप्रेशन लिखना है, प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपको इस तरह फॉर एग्जांपल ये इफ एल्स में दिया है और आपको कहा जाए कि इसको टर्नरी ऑपरेटर यानी कंडीशन ऑपरेटर में लिखोगे, तो याद रखिए फिर ऐसी सिचुएशन में आपको ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ जस्ट वन स्टेटमेंट यूज करनी होगी कि कंडीशन में ऐसे लिखी जाती है। इसलिए सिंटेक्स को याद करें ताकि आपको क्लियर हो। उम्मीद है कि आपको टर्नरी ऑपरेटर क्लियर हो चुका है। लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, उसको देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब कौन से एक एक्सप्रेशन को हमने किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, जिस तरह आप मैथ्स में डीमैथ्स रूल फॉलो करते हो, यानी अगर आप किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो उसको डीमैथ्स रूल से सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल टाइप्स में। तो अगर हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो याद रखिए कुछ सिंबल्स आपको पता होनी चाहिए, उस सिंबल्स के मुताबिक हमने सबसे पहले प्रायोरिटी किसको रखनी है उसको हम टेबल की शक्ल में देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंस होंगे नंबर 1 प्रायोरिटी पे होगी वो आपके प्लस प्लस और माइनस माइनस होंगे, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होगा। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी पे आपको मल्टीप्लाई, स्टेरिक साइन, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर जो है यानी मॉडुलस ऑपरेटर जो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं वो ऑपरेटर्स फिर उसके बाद की प्रायोरिटी होगी। उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी में प्लस और माइनस होगा, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रायोरिटी में होंगे। उसके बाद चौथी प्रायोरिटी पे जो है लेस साइन, लेस और इक्वल, ग्रेटर साइन और ग्रेटर और इक्वल जो है जो रिलेशन ऑपरेटर के हैं उसकी प्रायोरिटी होगी। और फिर फिफ्थ पे डबल इक्वल जो रिलेशनल है और नॉट इक्वल जो है फिर उसकी प्रायोरिटी होगी। याद रखें या एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रायोरिटी पे कौन से सबसे आगे हैं, तो 3-4 आपको दिए होंगे कि इसमें टॉप प्रायोरिटी वाला कौन सा है, तो आपके जहन में सारे होने चाहिए। उसके बाद नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है जो प्रायोरिटी में 6 पोजीशन पे है, और 7 पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, 8 पे लॉजिकल और ऑपरेटर है, और 9 पे जो है वो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल साइन, और कंपाउंड असाइनमेंट यानी मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, जो कंपाउंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स हैं वो प्रायोरिटी पे होंगे। तो इस तरीके से आप एक पूरे एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर परफॉर्म फर्स्ट, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल, फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, और एंड में आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर जहन में रखने। और फॉर एग्जांपल ये नीचे देखे आपको एक एक्सप्रेशन दिया है 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 मॉडुलस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी सॉल्व होगी, तो आप लोगों ने पढ़ा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है तो उसके बाद की जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लाई की है, तो सबसे पहले देखिए ये सॉल्व होगा, फिर मॉडुलस है ये भी सॉल्व होगा, और डिवाइड वाला ये भी सॉल्व होगा। तो ये तीनों जो है वो सॉल्व करने के बाद उससे जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर प्लस सबसे पहले सॉल्व होगा और प्लस के बाद जो है वो माइनस सॉल्व होगा। तो आपकी पूरी की एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्लियर हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ इस प्रायोरिटी का ख्याल रखें कि एक्सप्रेशन में सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी रखी जाएगी।
आइए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। यहाँ आपके एंड था चैप्टर नंबर 3 का। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, ऑपरेटर, प्रिसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। इसके बाद जितने भी आगे इंशाल्लाह लेक्चर आएंगे उसमें चैप्टर नंबर 4 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें जितने हमने जो है वो फंडामेंटल्स पढ़े वो आगे इंशाल्लाह यूज़ होंगे, तो इसलिए काइंडली आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।